आपके लिए जीके और जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों यूपी एसआई आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये जीके और जीएस के दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है ये तीसरा है, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न को पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक, देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है बृहस्पति, बी दिया है शुक्र, सी दिया है मंगल और यहाँ पे जो डी है दोस्तों ये बुध दिया है। तो हमारे वायुमंडल सौर मंडल के जो दोस्तों यहाँ पे मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को कौन से ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, मंगल ग्रह को जाना जाता है। और यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी को हम नीला ग्रह के रूप से जानते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। और ये जो दोस्तों यहाँ पे शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी का बहन कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। तो हमसे पूछा है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। चलिए ऑप्शन बी दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए में दिया है महाभियोग द्वारा, बी दिया है कार्यालय ज्ञापन द्वारा, सी दिया हुआ जनमत संग्रह द्वारा और डी दिया हुआ प्रीवी काउंसिल द्वारा। तो दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको संसद में दोस्तों संसद द्वारा महाभियोग लाकर और राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। तो लिए ऑप्शन ए जो है दोस्तों यही सही हो जाएगा। क्या होगा, महाभियोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और किसके द्वारा, तो संसद में महाभियोग लाकर और राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए दिया है महाभियोग के द्वारा, तो ऑप्शन ए जो होगा यही सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एल नीलो शब्द है, ठीक, एल नीलो शब्द कौन सा शब्द है, तो ऑप्शन एम दिया चीनी, मतलब चीन का शब्द है, बी दिया हुआ अंग्रेजी, सी दिया हुआ स्पेनिश और डी दिया हुआ फ्रेंच। तो दोस्तों जो यहाँ पे एल नीलो शब्द है ये एक स्पेनिश शब्द है। कौन सा शब्द है, स्पेनिश शब्द, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस एल नीलो शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इस एल नीलो शब्द का अर्थ ये होता है कि स्पेन में जब समुद्री ताप और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, जैसे कि दोस्तों तूफान उत्पन्न होती है, उसे स्पेनिश में एल नीलो कहा जाता है। ठीक, एल नीलो किसका शब्द है, तो स्पेनिश शब्द है। और इस एल नीलो शब्द का मतलब ये होता है कि समुद्री ताप और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसे हम एल नीलो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया सुविकसित सिंचाई प्रणाली, बी दिया कृषि खास की उपलब्धता, सी दिया सरकारी कृषि नीति और डी दिया है उच्च उपज किस्म वाले बीजों की उपलब्धता। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया हुआ है सुविकसित सिंचाई प्रणाली यही सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे कारण ये है कि उसे सुविकसित सिंचाई प्रणाली मिल रही है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। और दूसरी बात, जो कोई भी किसान एक भूमि पर एक साल में एक से अधिक फसलें उगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सुविकसित फसल प्रणाली कहते हैं, सुविकसित फसल प्रणाली। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो उसका कारण यह है कि उसे सुविकसित सिंचाई प्रणाली मिल रही है, जो कि ऑप्शन ए यही है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। ठीक, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। ठीक, देखिए ऑप्शन ए में दिया 25 वर्ष, बी में दिया हुआ 30 वर्ष और सी में दिया हुआ 35 वर्ष। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है यही सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए दोस्तों वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना, 35 वर्ष होनी चाहिए। वही राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए यहाँ पे 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सांसद या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और वही दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य या प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक,
आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु ऑप्शन सी में दिया 35 वर्ष, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि के सिवन अध्यक्ष थे, के सिवन अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है DRDO के, बी में दिया हुआ है इसरो के, सी में दिया है सेबी के और डी में दिया हुआ है RBI के। तो देखिए जो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे के सिवन है, ये 2018 से लेकर 2022 तक ये इसरो के अध्यक्ष थे। कौन? के सिवन अध्यक्ष थे, किसके? इसरो के अध्यक्ष थे 2018 से लेकर 2022 तक। लेकिन 2022 से अब तक इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ जो है कि वो इसरो के प्रेजेंट टाइम में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक, और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन बी जो है दोस्तों यही सही हो जाएगा। के सिवन जो थे वो इसरो के अध्यक्ष थे, कब तक? 2018 से 2022 तक। लेकिन 2022 से अब तक जो दोस्तों इसरो के अध्यक्ष है वो कौन है? एस सोमनाथ है। कौन? एस सोमनाथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ निर्मला सीतारमण, बी दिया हुआ प्रतिभा पाटिल, सी दिया हुआ सुषमा स्वराज और यहाँ पे डी दिया हुआ सरोजनी नायडू। तो दोस्तों भारत की प्रथम जो महिला राष्ट्रपति थी वो कौन थी? तो ऑप्शन बी में दिया प्रतिभा पाटिल, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी। और भारत की वर्तमान में जो महिला राष्ट्रपति हैं या वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में भारत की राष्ट्रपति हैं, वो भी महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? ठीक, कौन सा नदी? तो राजेंद्र सेतु जो है वो किस नदी पर स्थित है? ए में दिया हुआ है गंगा नदी, बी में दिया हुआ बागमती, सी में दिया हुआ कोसी और यहाँ पे डी दिया हुआ महानंदा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो राजेंद्र सेतु है वो गंगा नदी पर स्थित है। कौन से नदी पर? गंगा नदी पर। और ये जो राजेंद्र सेतु है ये कहाँ पे है? तो बिहार में है, और बिहार के गंगा नदी पर स्थित है। कौन? राजेंद्र सेतु। और इस राजेंद्र सेतु में ट्रेन और बस और वाहनों मतलब कि पैदल चलने के भी रास्ता है। ठीक, तो इस ब्रिज पर दो रास्ते, एक ट्रेन चल भी जा सकती है और बस वाहन और पैदल भी जाया जा सकता है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में, और बिहार के गंगा में स्थित है। कौन सा? राजेंद्र सेतु। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन को देखेंगे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेमी तथा 8 सेमी है तो इसकी भुजा बराबर है। ठीक, देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे एक समचतुर्भुज मतलब कि चारों भुजाएं दो इसके हैं वो क्या है? बराबर है। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेमी तथा 8 सेमी, मतलब ये वाला एक विकर्ण है जो कितना है? ये 6 है, और ये वाला जो एक है वो 8 है। तो मतलब ये एक 6 है तो एक इसका ये आधा 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तभी तो ये वाला विकर्ण जो है कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी प्रकार जब 8 है तो 4 इसका हो जाएगा और 4 इसका हो जाएगा, तो 4 ये और 4 ये हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? तो इसकी भुजा बराबर है, मतलब इसकी भुजा यही ज्ञात करना है हमको। ये वाला भुजा हमको ज्ञात करना है, ये वाला हमको भुजा ज्ञात करना है। ये ज्ञात कर लेंगे तो ये जो है दोस्तों इसके बराबर है और ये जो है ये इसको बराबर है। मतलब ये जितने चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है। तो मतलब हमको एक भुजा निकाल लेंगे तो हमको भुजा की मान पता चल जाएगा। इसको कैसे निकालना है? देखिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए इसको मान लेंगे हम कर्ण मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कर्ण। इसको ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी मान लेते हैं। तो ए बी हमको निकालना है, तो ए बी बराबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए और सी हो जाएगा। ए सी कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे सी बी जो है दोस्तों ये क्या है? 4, तो इस पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 9 हो जाएगा, और फिर प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे जो 4 है 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 16 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? अंडर रूट 25 हो जाएगा। अब 25 जब अंडर रूट में और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 25 को तो ये हो जाएगा 5। 5 जो है दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए बी जो है दोस्तों कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखेंगे 5 सेंटीमीटर किसमें? देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, जो कि
यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जितने भी चारों भुजाएं हैं वो सभी कितने कितने हैं, तो 5-5 सेंटीमीटर के हैं। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। रेखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ त्वरण, बी में दिया हुआ बलाघूर्ण, और सी में दिया हुआ बल, और डी में दिया हुआ जड़त्व आघूर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन है, रेखिक संवेग के जो बदलने की दर को हम कहते हैं बल, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वां क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो दोस्तों आयत क्या होता है, यही हो गया जो ये आयत, इसको हम आयत कहते हैं। आयत में होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। ये जितना बराबर होगा दोस्तों उतना बराबर ये होगा, और ये जो जितना बराबर होगा उतना ही बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा लंबाई और ये हो जाएगा चौड़ाई। ठीक, तो दोस्तों हमको आयत का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए मतलब एरिया बराबर होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई को हम कहते हैं विड्थ, तो L इंटू बी हो जाएगा। तो हमारा आंसर देखेंगे, देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है L इंटू बी, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई और गुणे चौड़ाई कर देंगे तो हमको उसका आयत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा युक्ति है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को